थप्पड़ मारा। हे भगवान, इस औरत ने मुझे इस उम्र में थप्पड़ मार दिया। हे भगवान, तू ही इंसाफ कर। क्या बहू, मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। क्या हुआ? तुम दोनों ने कैसे शोर मचा रखा है? देखो सुरेश, माँ जी ने मुझे थप्पड़ मारा है। सुरेश पागलों की तरह चिल्लाया। माँ, आप सीमा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने उसे थप्पड़ तक मार दिया है। ये कैसा व्यवहार है? बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। मैंने कभी सीमा को छुआ तक नहीं है। वो झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो सुरेश, माँ जी अब मुझे झूठा भी ठहरा रही है। बस माँ, आपकी हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। अब आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। ये मेरा घर है। आप आज ही यहाँ से चली जाएं, अभी। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, मुझे अगर कोई गलती हो गई हो तो तुम दोनों मुझे माफ कर दो, पर मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी बरसात में मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? क्या तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए इतनी सी भी जगह नहीं बची है? माँ, ये मेरा घर है और इस घर में जो मैं कहूंगा वही होगा। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी इस घर से बाहर निकलो। अरे सुरेश, ये तुम्हारी माँ है। क्या तुम्हें उन पर जरा सा भी तरस नहीं आता? तुम उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आता? उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएंगी। आप चुप रहिए। ये मेरे घर का निजी मामला है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के मामलों में बाहर वाला कोई कुछ बोले। बेटा, क्या तुमने कभी सोचा कि एक बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में अपने बच्चों की कितनी जरूरत होती है? ये घर ही तो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। आज तुम सब कुछ मुझसे छीन रहे हो। लेकिन सुरेश ने अपनी माँ की एक न सुनी। उसने अपनी माँ को घर से बाहर धकेल दिया, जैसे कोई अनचाहा सामान फेंक रहा हो। इस घर को मैंने और सुरेश के पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया था। आज वही घर सुरेश और उसकी बहू ने मुझसे छीन लिया। लगता है मेरा वक्त ही खराब है। कमला रोते हुए भारी कदमों से अपने घर से चली जाती है। कमला रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरी किस्मत में यह दिन भी देखना लिखा था। जिस बेटे के लिए जिंदगी भर मेहनत की, आज उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? इतने में एक गांव वाला कमला के पास से गुजरता है। कमला बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी, जिसके कारण वह ठंड से कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे कोई कपड़ा दे दो जिससे मैं अपने शरीर को ढक सकूं और इस ठंड से बच सकूं। अरे माँ जी, तुम जैसे लोग तो सड़कों पर ही भटकते रहते हैं। यहाँ कोई मदद नहीं करेगा। जाओ कहीं और भीख मांगो। तुम्हारे जैसे आलसी लोगों की वजह से ही गांव की बदनामी होती है। कमला निराश होकर उस पेड़ के नीचे बैठी रही। उसका शरीर इतना कांप रहा था मानो हर हड्डी अलग अलग हिल रही हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि निराशा बह रही थी। वह रात भर सर्दी से लड़ते हुए वहीं बैठी रही। सुबह होते होते कमला की हालत और खराब हो गई थी। बेटा, कृपा करके एक चादर दे दो। मैं पूरी तरह भीगी हुई हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बुढ़िया, ये कोई खैराती दुकान नहीं है। यहाँ मुफ्त में कोई सामान नहीं मिलता। पहले पैसे निकालो, जब कुछ सामान मिलेगा। बेटा, मेरी मदद कर दो। इस उम्र में मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊंगी? दुकानदार अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। कमला दुकान के बाहर खड़ी हुई कांपती रहती है।
उसकी आंखों में निराशा भरी हुई थी और चुपचाप वापस लौट जाती है, जैसे वह इस दुनिया में अकेली हो। भीषण बरसात की एक काली रात थी। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ रखी हो। तेज हवाएं चल रही थीं, जो कभी कभी सीटी जैसी आवाज करके गुजरती थीं। गांव के एक छोटे से घर में कोने में कमला कांपते हुए बैठी थी। उनके हाथ पैर कमजोर पड़ चुके थे। रसोई से बर्तनों की खटखटाहट की आवाजें आ रही थीं। सीमा, कमला की बहू, जानबूझकर जोर जोर से बर्तन रख रही थी ताकि कमला को परेशान किया जा सके। कमला ने कमजोर आवाज में कहा, बहू, थोड़ा खाना दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। आज सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी मिल जाएंगी तो रात कट जाएगी। सीमा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मेरे पास आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। जो थोड़ा बचा है वो सुरेश के लिए है। आप खुद को संभालो। ये घर धर्मशाला नहीं है जहाँ हर समय आपको खाना मिले। अगले दिन कमला भूख से तड़प रही थी। उसने अपनी बहू सीमा से अपने लिए फिर से खाना मांगा। आप क्या हर वक्त खाना ही खाती रहती है? यहाँ कोई खाना नहीं है। मैंने जो बनाया था वो सब खत्म हो गया। अरे, इस बुढ़िया ने तो परेशान ही कर दिया है। इसे किसी भी तरह इस घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ब खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। अगले दिन सीमा ने एक चाल चली। जब सुरेश दोपहर में घर आया तो वह अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी आंखें लाल कर लीं और कांपती आवाज में सुरेश से कहा, सुरेश, अब ये मेरा घर नहीं रहा। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मुझे अपने मायके जाना है। क्या हुआ सीमा? ये सब क्या कह रही हो? कल जब मैंने माँ जी से कहा कि खाना खत्म हो गया है तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहकर अपमानित किया। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। क्या सच में माँ ने तुमसे ऐसा कहा? रुको, मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूँ। ये सब सुनकर सुरेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप सीमा से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? कमला ये सब सुनकर हैरान हो गई। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। झूठ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कल आपने साफ साफ कहा था कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। सुरेश बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बहू से ऐसा कुछ नहीं कहा। सीमा ये सब झूठ बोल रही है। झूठ? तो अब आप मुझे झूठा भी कहोगी? सुरेश ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की। तुम दोनों अब शांत हो जाओ और इस घर में शांति से रहो। मुझे परेशान मत करो। मैं जा रहा हूँ। खेत पर जाने का समय हो गया है। ये बुढ़िया इतनी आसानी से इस घर से नहीं निकलेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सुरेश इसे घर से निकालने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ, मुझे इसे गुस्सा दिलाना होगा ताकि यह कोई गलत कदम उठाए और हमें इसे निकालने का मौका मिल जाए। माँ जी, आप हर वक्त बस खाना ही खाती रहती हो। काम तो आपसे कुछ होता नहीं है। बस बैठे बैठे खाओ और पैसे उड़ाओ। घर के किसी काम में भी मदद नहीं करती। तुम्हारी वजह से मैं दिन रात काम में लगी रहती हूँ। बहू, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब सुनकर सुरेश अपने कमरे से बाहर आता है। अब मैं क्या करूं? कहने को तो यह दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे ही बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। जिस घर को खून पसीने से बनाया था, आज उसी घर में मेरे लिए एक कोना तक नहीं है। ये कैसी हालत बना दी मेरे बेटे ने मेरी। सर्दी से मेरा शरीर टूट रहा है और भूख से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वह उठती है और दूसरी दुकान की तरफ जाने लगती है, जहां से वह कुछ खाने की उम्मीद करती है। वह धीरे धीरे चलते हुए गांव की मुख्य सड़क पर खाने की एक दुकान पर पहुंच जाती है। बेटा,
बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से एक दाना भी नहीं खाया। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बुढ़िया, मैंने क्या तेरे लिए यहाँ कोई भंडारा खोल रखा है? यहाँ तेरे लिए कोई मुफ्त का खाना नहीं है। अब यहाँ से निकलो। बेटा, थोड़ा सा भी कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ठंड से शरीर काम नहीं कर रहा है। अब भूख के कारण खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। अरे जाओ यहाँ से। सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हैं लोग। भीख मांगने के बजाय कोई काम क्यों नहीं कर लेती? जिंदगी भर आराम किया होगा, अब भुगतो। कमला की आंखों में आंसू भरे हुए थे और ठंड से कांपते हुए वह वहीं खड़ी रहती है। उसके चारों तरफ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वह उसे देखते हैं, लेकिन डर के कारण कोई भी उसकी मदद करने का साहस नहीं जुटा पाता। देखो भाई, हम क्या कर सकते हैं? वह तो सुरेश की माँ है। देखो बेचारी की कैसी हालत हो गई है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम उनकी मदद करेंगे तो सुरेश हमसे नाराज हो जाएगा। वो बहुत गुस्से में रहता है। हमें कोई फालतू की परेशानी नहीं चाहिए। सही कहा तुमने। सुरेश और उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत खराब है। अगर हम उसकी माँ की मदद करने की कोशिश करेंगे तो वह हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। हमें अपना भी ध्यान रखना है। कमला की आंखों में शर्मिंदगी छलक आई। कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी मजबूर हो जाऊंगी, लेकिन ठीक है, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बेटा, कुछ खाने के लिए मदद कर दो। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ठीक ठाक तो लग रही हो मांझी। इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि कोई काम ना कर सको। भीख मांगने के बदले कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेती? सही कहा। यहाँ भगवान का नाम रटने से कुछ नहीं मिलेगा। जाओ किसी मंदिर में जाकर बैठो, वहां कुछ ना कुछ भीख मिल ही जाएगी। तुम दोनों चुप रहो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अगर दूसरे का दुख नहीं समझ सकते तो कम से कम ताने तो मत मारो। ऐसा वक्त किसी के भी जीवन में आ सकता है। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मां जी, आप मेरे साथ चलो। मां जी, ये लो, खाना खाओ। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी भूखे को खाना खिला सकूं। उस व्यक्ति ने कमला को गर्म गर्म खाना दिया। बेटा, तुमने न सिर्फ मेरी भूख मिटाई, बल्कि मुझे इंसानियत का असली मतलब भी समझाया। भगवान तुम्हें खुश रखे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। कई दिनों तक कमला खुले आसमान के नीचे बरसात सहती रही। भगवान ने चाहा तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। मेरा शरीर चाहे टूटकर बिखर जाए, लेकिन मैं अपने मन को हारने नहीं दूंगी। मुझे फिर से खड़ा होना है। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपनी मेहनत के दम पर फिर से सब कुछ प्राप्त करूंगी। इस तरह दूसरों के भरोसे कब तक जिंदगी कटेगी? मुझे अपनी परेशानियों से खुद लड़ना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। एक दिन कमला सोचते सोचते गांव के बाहर चली गई। तभी उसकी नजर गांव के किनारे खड़े मजबूत बांसों के पेड़ों पर पड़ी। उन बांसों को देखकर कमला के मन में एक विचार आया। ये बांस तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। अगर इन बांसों से एक झोपड़ी बना लूं तो बारिश और सर्दी से बच सकती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। उसने गांव में जाकर एक व्यक्ति से कुल्हाड़ी मांगी। बेटा, मुझे कुछ दिनों के लिए आपकी कुल्हाड़ी चाहिए। मैं बांस काटकर अपना एक छोटा सा ठिकाना बनाना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जल्दी लौटा दूंगी। मैं अपनी कुल्हाड़ी किसी को नहीं देता, और तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। फिर भला तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी कैसे दे दूं? जाओ, अपना काम करो। बेटा, मुझे इस कुल्हाड़ी की बहुत जरूरत है। मैं वादा करती हूँ, मैं इसे जल्द ही वापस लौटा दूंगी। तुम्हारी दया से मैं अपना ठिकाना बना लूंगी। ठीक है, ले जाओ, लेकिन याद रखना, इसे जल्दी लौटाना,
मुझे भी इसकी जरूरत है। कमला ने कुल्हाड़ी ली और गांव के बाहर बांस के पेड़ों के पास पहुंची। पूरे दिन मेहनत करके उसने कई बांस काटे। फिर उसने उन बांसों को एक विशेष तरीके से जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब कम से कम इस बारिश और धूप से तो बच सकूंगी। भगवान, बस थोड़ा सा सहारा और दे देना। झोपड़ी बनाने के बाद कमला कुल्हाड़ी लौटाने के लिए गांव वाले के पास वापस जाती है। बेटा, यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। मेरा काम हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मदद की। तुम्हारी ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। अब इस कुल्हाड़ी को अपने पास ही रख लो। मैंने नई कुल्हाड़ी खरीद ली है। भगवान तुम्हारी मदद करे। कमला कुल्हाड़ी लेकर अपनी झोपड़ी में वापस लौट आती है और वहीं सो जाती है। अगली रात बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बांस की झोपड़ी के बीच से पानी अंदर टपकने लगता है। ठंड की वजह से कमला कांपने लगती है। यह कैसे हो गया? मैंने तो झोपड़ी को अच्छी तरह बनाया था, फिर भी झोपड़ी के अंदर पानी टपक रहा है। मुझे इन छेदों को बंद करना होगा, वरना इस झोपड़ी का भी कोई फायदा नहीं होगा।